अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल और उसके पॉइंट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किए तीन मॉडल। फर्स्ट मॉडल था डाल्टन एटॉमिक मॉडल फॉर एटम। सेकंड मॉडल था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सही है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले जो है हमने डिस्कस किया जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सही है। अब ये सारे मॉडल के अंदर इन सारे मॉडल्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसको फिर नए साइंटिस्ट ने क्या किए, कुछ स्टडी करके रिफाइन किए हैं। सेम इसी तरीके से जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था उसके डिफेक्ट डिस्कस किए थे, आपने शायद वो लेक्चर देखा होगा। उसके बाद जो बोहर ने मॉडल पेश किया है एटम के लिए, वो फिर उसके बहुत सारे पॉइंट्स जो कि डिफेक्ट्स थे उसको ओवरकम कर रहे हैं। अब जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो हमारे पास 1913 में इसने पेश किया है। बोहर एटॉमिक मॉडल, इस बोहर एटॉमिक मॉडल के बेस पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि रदरफोर्ड्स के डिफेक्ट्स थे, वो इसने सही कर दिए। रदरफोर्ड्स डिफेक्ट्स अब कैसे सही किए, क्या क्या इसने पॉइंट्स दिए, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल का है वो ये है। देखें, पहले मैं आपको डिफेक्ट्स भी बताऊंगा, उसके बाद इसका पॉइंट भी बताऊंगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये डिफेक्ट था कि उसने ये नहीं कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो एक्चुअली कहाँ रहते हैं, क्या उसके कोई खास स्पेसिफिक स्पेसेस हैं जहाँ पे वो रहते हैं। उसने ये कोई बात डिस्कस नहीं की थी, एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी थी। तो बोहर ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो अराउंड करते हैं, तो ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कहां पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं? रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, लेकिन कहां पे? इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ्स। एक ऐसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ऐसे सर्कुलर पाथ्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। और उन सर्कुलर पाथ्स को इसने क्या नाम दिया? इन सर्कुलर पाथ्स को इसने नाम दिया कि ऑर्बिट, या इसको इसने नाम दिया एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जहां पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो एनर्जी लेवल अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इन पाथ्स को, इन सर्कुलर पाथ्स को इसने क्या नाम दिया? इनको ऑर्बिट, या फिर हम इसे कहते हैं कि इनको ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का नाम दिया। ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। तो इसको, जो पॉइंट रदरफोर्ड का था जो कि सही नहीं था, एक्सप्लेन नहीं किया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या किया है? वो पॉइंट बोहर ने इस पॉइंट के अंदर क्या किया है? एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या था कि जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन तो इन शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिजाइड, रह कहां नहीं रह सकते?
ये देखें, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक के बाद दूसरा हम इस तरह इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि इसके साथ ही रिलेटेड है तो आपको आसानी से याद आता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट reside in between these shell। इन शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है इन शेल के अंदर रहेगा, इन शेल में रिवॉल्व करेगा, और ये इन शेल के दरमियान नहीं रहेगा। इन शेल के दरमियान नहीं रहेगा। ये इसी शेल में से किसी एक शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और रिजाइड करेगा, रहेगा। लेकिन ये इस शेल के अलावा दरमियान का जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ये नहीं रह सकता। ये इसका दूसरा पॉइंट था। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? इसका तीसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के साथ रहते हैं, न्यूक्लियस से कुछ फासले पे रहते हैं, शेल्स के अंदर रहते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये डिपेंड करती है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, कौन से इलेक्ट्रॉन? रिवॉल्विंग इन शेल्स इन ऑर्बिट्स, ये जो इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एनर्जी है ये क्या है? ये है डिपेंड अपॉन, क्या स्टूडेंट्स? डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे ये रह रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे रह रहा है, इस डिस्टेंस के साथ जो है क्या है, इसका एनर्जी का ताल्लुक है। एनर्जी डिपेंड करता है इस डिस्टेंस के ऊपर। मतलब क्या है इस पॉइंट का? ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रह रहा है। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है? डिस्टेंस कम है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसकी निस्बत ज्यादा है। अगर हम फिर इस इलेक्ट्रॉन को देखें और न्यूक्लियस को देखें तो यहाँ से और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इन दोनों से ज्यादा है। और फिर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें और न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला इन तीनों से ज्यादा है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये क्या होगी? हायर एनर्जी होगी, हायर एनर्जी। और अगर ये फासला कम है न्यूक्लियस से तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो जरा स्टूडेंट्स देखें, जो एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही है, ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ? डिस्टेंस ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, डिस्टेंस कम तो एनर्जी कम। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एनर्जी ऑफ, यहाँ पे इधर कहें कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है इस पे ये डिपेंड कर रहा है, सही है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है तो ये एनर्जी ज्यादा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है तो एनर्जी कम। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पकड़े हुए रखता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का होगा वो कम होगा। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है, जो अट्रैक्शन है वो कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा कम होगी, क्योंकि इसने जो न्यूक्लियस है इसने इसको सही तरीके से क्या किया हुआ है? बाउंड, इसके बाउंड में है, इसने सही तरीके से इसको पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कि जो एटम की, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये एनर्जी कब ज्यादा होगी
मतलब कि ये एनर्जी कब लॉस होगी और ये एनर्जी कब गेन होगी, ये एक पॉइंट इसने दिया था। क्योंकि जो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स थे, उस डिफेक्ट्स में एक ये बात थी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम है, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस कर रहा है, तो वो तो एटम की न्यूक्लियस में आ जाएगा, वो तो तबाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो कब एनर्जी लॉस करते हैं और कब एनर्जी गेन करते हैं, ये इसने यहाँ पे एक डिस्कशन की है, एक पॉइंट लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करते हैं या एनर्जी रिलीज करते हैं कब, एनर्जी ये तब रिलीज करते हैं व्हेन गो टू लोअर शेल, लोअर, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है हायर शेल से लोअर शेल की तरफ मूव करेगा, सही है, जब ये क्या करेगा, मूव करेगा कहां पे, लोअर शेल की तरफ, मूव टू लोअर शेल। मतलब कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है और ये इस शेल में आएगा, तो ये जब इस शेल में आएगा, तो इस ये अपनी एनर्जी लॉस्ट करेगा, ये एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। कैसे, लेट सपोज ये हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर शेल में आ रहा है, कम एनर्जी वाले शेल में आ रहा है। तो जैसे ही ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोअर शेल एनर्जी वाले लोअर शेल एनर्जी में जाएगा, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी ये रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, या हम कहते हैं कि एनर्जी ये लॉस करेगा कब, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा। इसका एक पॉइंट ये था। इसी पॉइंट के अंदर एनर्जी ये गेन कब करेगा, इसका अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन कब करेंगे, वो एनर्जी तब गेन करेंगे जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा। ये तब पॉसिबल है जब वो एनर्जी गेन करे, तब ये हायर शेल में जाएगा। तो व्हेन मूव टू हायर शेल, और हायर शेल में तब ही जा सकता है जब वो एनर्जी गेन करे। तो देखिए, अगर हम यहां पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है और इस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। ये अगर इस शेल में आएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तब आ सकता है कि जब ये एक्सटर्नल एनर्जी क्या करे, गेन करे। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तो इस एनर्जी के बेस पे क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर शेल, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में भी आ सकता है। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी कितनी है, सही है। अब हमें कैसा पता, कैसे हमें ये डिफाइंड होगा कि ये जो एनर्जी है, हम कितनी एनर्जी देंगे कि हम यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कर सकें, हायर एनर्जी शेल में लेके जा सकें, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, या 1 से 3 में, 1 से 4 में, कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रह रहा है, इस शेल में रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहता है, तो दोनों की एनर्जी तो डिफरेंस होगी। हमें क्या पता चलेगा कि दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि एक शेल और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा ई। ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास डेल्टा ई क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, ये हमारे पास कैसा है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू शेल, कोई भी ऐसे दो शेल्स हों, चाहे वो 1 to 2 हो, 1 और 2 के दरमियान हो, 1 और 3 के दरमियान हो, 1 और 4 के किसी भी शेल के दरमियान हो, या 2 और 3 के दरमियान हो, 2 4 या 3 4 के दरमियान हो, हमें कैसे पता चलेगा कि दो शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है। तो डेल्टा ई
इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। चेंज इन एनर्जी को हम जो है एच व्यू के साथ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास है, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकता है, ये वैल्यू के 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स, ये वैल्यू आ सकती है। सही है। अच्छा, और v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पे हमारे पास E2 जो है, E2 हमारे पास एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइयर शेल। अब हाइयर कोई भी हो सकता है, हाइयर शेल कोई भी हो सकता है। E1 हमारे पास क्या है, E1 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, E1 हमारे पास है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर शेल। जो लोअर शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसकी एनर्जी है, और E2 हमारे पास हाइयर शेल में जो इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसकी एनर्जी है। लेट सपोज अगर मैं कहूं इन दोनों के दरमियान तो ये E2 होगा, इसके दोनों के दरमियान तो ये हमारे पास E1 होगा। अब इस शेल और इस शेल के दरमियान कितना डिफरेंस है, वो अगर हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन इस शेल की एनर्जी मालूम हो तो हम दरमियान में डिफरेंस मालूम कर लेंगे, फिर उतने जोल एनर्जी हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, तब वो इलेक्ट्रॉन उस शेल से नेक्स्ट शेल में मूव कर सकता है। सही है। ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक पॉइंट है कि अगर हमारे पास पॉइंट नंबर 6 के एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, हम वैसे तो मोमेंटम हमारे पास है, सही है, जो हमारे पास उनका एनर्जी होती है, तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात जब आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि h/2 पाई, h/2 पाई। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर आपको इस एमसीक्यूज में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। कभी कभी आपको इस तरह एमसीक्यूज आ जाता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, नेक्स्ट कुछ नहीं लिखा होता, नेक्स्ट फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि NH/2 पाई, NH/2 पाई, H/2 पाई। अब अगर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ये ना लिखा हो तो फिर आप कहेंगे NH/2 पाई। लेकिन अगर आपके पास लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, फिर आप लिखेंगे H/2 पाई, क्योंकि n के लिए ये यूज हो चुका है। अगर हमारे पास ये यूज ना हो तो फिर आप लिखेंगे H/2 पाई, जैसे हमने लिखा है। सही है। ये हमारे पास क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और ये हमारे पास पाई की वैल्यू, ये भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम जो है क्या कर सकता है, मालूम कर सकता है, जाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मूव कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं सर्कुलर पाथ्स, वो सर्कुलर पाथ्स हमारे पास, इनको एक स्पेसिफिक नाम दिए हैं। जो सर्कुलर पाथ्स हैं, इन सर्कुलर पाथ्स को नाम दिए हैं, डिनोट किया है
जैसे हमने यहाँ पे जाहिर किया है NH/2 पाई। ये जो n है ना, n, ये हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर पाथ्स हैं। सही है। और ये सर्कुलर पाथ्स हमारे पास क्या क्या हैं कि जिसे हम कहते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि n हमारे पास क्या हो सकता है। n हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 एंड सो ऑन। अब ये n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेल जो n है, इसको डिनोट किया गया है कि जो n हमारे पास 1 है, इसको हम कहते हैं कि जो n हमारे पास 2 है, इसको हम कहते हैं L। जो n हमारे पास 3 है, इसको हम कहते हैं M। और इस तरीके से अगर n हमारे पास 4 है, तो इसको हम कहते हैं N एंड सो ऑन। इस तरीके ये हमारे पास शेल के नाम हैं जिसे हम के शेल डिनोट करते हैं। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इस तरीके से अगर मैं कहूँ इधर कि ये हमारे पास कौन सा शेल है, शेल जिसका हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है n इज इक्वल टू 2, जिसे हम कहेंगे एल शेल। ये हमारे पास है n इज इक्वल टू 3, जिसे हम कहेंगे एम शेल। ये हमारे पास है n इज इक्वल टू 4, जिसे हम कहते हैं एन शेल। KLM N शेल। इस तरीके से हमारे पास शेल्स हैं। यहां पे एक एमसीक्यूज आता है कि जो थर्ड शेल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल। सही है। अगर आपको पास इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए स्टूडेंट्स, तो फिर आपने इसको किस तरीके से टैकल करना है, या एक छोटा सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसको हम कहते हैं 2n²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है। तो 2n² में हमारे पास क्या है, 2n² से हम मालूम करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन शेल। सही है। तो जो n है, अगर आपको आ जाए कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो आपने जस्ट क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है कि थर्ड शेल का मतलब क्या है, कि थर्ड नंबर शेल, तीसरा शेल। तो तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आपने क्या करना है कि यहां पे n की जगह n की वैल्यू लिखनी है। सही है। इस तरीके से फिर नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन कर ले, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हमारे पास थर्ड शेल में आते हैं। तो ये एमसीक्यूज आता है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं जस्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा, और एक वीडियो में जस्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और एक उसी में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पॉइंट्स है, ये हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स है, जिसने एक एटम के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और वो किस तरीके से रिजाइड करते हैं यहाँ पे, और इनके दरमियान एनर्जी का क्या जो है सीन है। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाएगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आएगा तब क्या होगा। इन सारी बातों का किसने पॉइंट्स किसने किए थे, ये हमारे पास बोहर ने किए थे। सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह डिस्कस करें।